बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मेरे भाई की शादी हुई थी, मुझे यूं लगा जैसे मेरे घर का आंगन सूख गया हो। माँ बाप के जाने के बाद भाई ही मेरा सहारा था। उसने पढ़ाई भी रुकने नहीं दी और खुद भले दिन रात काम करता, लेकिन मेरे लिए छोटे छोटे ख्वाब जरूर पूरे करता। मेरे लिए वो सब कुछ था। लेकिन जब उसकी शादी हुई, सब कुछ बदलने लगा। शुरू में सब ठीक था। भाभी ने आने के बाद कुछ दिनों तक खुश इखलाकी और नरमी का ऐसा लिबादा ओढ़ रखा था कि मुझे लगा कि शायद अब घर में माँ जैसा सुकून मिलेगा। मगर यह सब महज चंद दिन का ख्वाब था। चंद हफ्ते गुजरने के बाद वही भाभी जिसने मेरी किताबों के लिए खुशी से चूड़ियां बेची थी, अब मेरी मौजूदगी से चिढ़ने लगी थी। मामूली बातों पर गुस्सा करना, खाने में नुक्स निकालना, मेरी चीजों को छुपाना या गंदे अलकाबात देना, जैसे उसकी फितरत बन गई थी। मैं अक्सर हैरत में पड़ जाती कि यही वो औरत है जिसने पहले दिन मुझे बहन कहकर गले लगा लिया था। एक दिन सुबह नाश्ते पर मैंने आलू के पराठे बनाए। भाई को पसंद थे। जैसे ही वो निवाला मुंह में डालने लगा, भाभी फौरन बोली, जरा ध्यान से खाना, नमक ज्यादा है। भाई ने कहा, मुझे तो ठीक लग रहा है। भाभी ने मुंह सुकेड़ा, तुम्हें तो हर चीज ही ठीक लगती है जब ये बनाए, लेकिन मैं जानती हूं ये तुम्हें खुश करने के लिए ये सब करती है। बस भाई को खुश करो, बाकी दुनिया गई भाड़ में। मैंने नजरें नीचे कर ली। आंखों में कुछ तैरता महसूस हुआ, लेकिन जब्त कर गई। भाई ने एक नजर मुझ पर डाली, जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर चुप रहा। वक्त गुजरता गया। अब तो जैसे वो अपना गुस्सा मुझ पर उतारने की आदी हो चुकी थी। अगर पानी की बोतल खाली हो तो मुझ पर चीखती, अगर रोटी जल जाए तो इल्जाम मुझ पर। भाई के सामने वो हमेशा एक नर्म लहजा इख्तियार करती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब भाई चला जाता, वही लहजा खंजर बनकर मेरी समातों में गिरता। एक रात भाई देर से आया। भाभी ने दरवाजा खोला और फौरन बोली, बहुत दिनों से समझा रही हूं, मगर तुम सुनते नहीं। ये लड़की तुम्हारी बहन है या बोझ? पूरा दिन टीवी, मोबाइल और किताबें। घर के कामकाज का तो कोई शौक ही नहीं करता ना। भाई ने थके थके अंदाज में कहा, कल बात करूंगा, अभी बहुत थका हुआ हूं। मैंने वो सब सुना और अपने बिस्तर पर करवट ले ली। दिल में एक और खराश ने जन्म लिया। अगले दिन भाई नाश्ता करने बैठा तो मैंने चुपचाप उसके लिए चाय रखी। उसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तू ठीक है ना? भाभी ने कुछ कहा हो तो बता देना। मैंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं भाई, सब ठीक है। उसके बाद मैं कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बहुत देर तक खामोश आंसू बहाती रही। रात को जब सब सो गए, मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। एक तारा टिमटिमा रहा था। शायद वही मेरा राजदार था, वही मेरे आंसुओं का गवाह। मैंने आहिस्ता से कहा, कब तक? अंधेरे ने कोई जवाब न दिया। खामोशी मेरी साथी थी। पिछले दिनों से भाभी का रवैया कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका था। वो अब सिर्फ ताने नहीं देती थी, बल्कि मेरी चीजों को छुपाना, मेरे बस्ते में छोटे पत्थर रख देना और यहां तक कि मेरी चप्पल में सुई चुभोना भी रोज का मामूल बन गया था। मैं रोज खुद को समझाती कि बर्दाश्त कर लो, बस थोड़ा और वक्त। लेकिन हर दिन नई जिल्लत, नई तकलीफ लेकर आता। मेरे स्कूल यूनिफॉर्म इतनी पुरानी हो चुकी थी कि सफेद शर्ट अब सुरमई लगती थी और दामन का एक कोना हमेशा सेफ्टी पिन से जोड़ा रहता। मोजे कई बार रफू किए जा चुके थे और जूते तो इतने सख्त हो चुके थे कि चलते वक्त एड़ियां छिल जाती थी। क्लास की लड़कियां सरगोशियां करती और कुछ तो हंसती भी थी। टीचर ने एक बार कहा, आयशा, तुम्हें जरा अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगा वो तंज कर रही हैं। मेरा मुंह झुक गया। एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं सीधी ड्राइंग रूम में गई, जहां भाभी टीवी देख रही थी और चाय पी रही थी। मैंने अदब से कहा, भाभी, आज बहुत गर्मी है, क्या मैं भी एक कप चाय ले सकती हूँ? उसने बगैर मेरी तरफ देखे जवाब दिया, गर्मी में चाय पीने से रंग काला होता है और तेरा तो वैसे ही। चल निकल यहाँ से, फालतू बातें न कर। मैं चुपचाप बाहर निकल गई। उस दिन शाम को भाई घर आया। मैं सहन में कपड़े फैला रही थी। उसने एक नज़र मेरी कमीज पर डाली जो कई जगह से फटी हुई थी और एकदम रुक गया। आयशा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मैंने नजरें चुराई। पुराने हो गए भाई, सिलवा लूंगी। उसने जेब से 1000 का नोट निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। कल कॉलेज से वापसी पर कुछ कपड़े ले लेना, शर्मिंदगी होती है मुझे तुझे यूं देखकर। मेरी आंखें हैरत और खुशी से चमकने लगी। मैंने नोट ऐसे थामा जैसे कोई खजाना हाथ आ गया हो। दिल में ईद जैसा जश्न महसूस हुआ। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और कमरे की तरफ चल दी। अभी मैं दरवाजे में ही दाखिल हुई थी कि भाभी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंगारियां थी और चेहरे पर तंज। अच्छा, तो आज भाई के सामने मजलूमियत का नया ड्रामा किया है। मैंने कुछ न कहा, बस नोट को मुट्ठी में जोर से दबा लिया। दिखाओ पैसा। क्या सोचा था, जाकर अपनी मर्जी की जीन्स लेगी? मैंने हिम्मत करके कहा, भाई ने खुद दिए हैं, मैंने नहीं मांगे। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ी,
मेरे हाथ से नोट छीन लिया और जोर से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था भाई को बहकाने की कोशिश मत करना। मैं गंग खड़ी रह गई। वो गुस्से से वो नोट अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखाई और बोली, अगर कपड़ों की इतनी ही तलब है तो कल मैं दे दूंगी तुझे। फिर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अगले दिन स्कूल से वापस आई तो वो सोफे पर बैठी नाखून पॉलिश कर रही थी। मुझे देखकर बोली, रुक जा, तेरे लिए तोहफा है। वो उठी, कमरे से एक शॉपर निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। ये ले, तुझे कपड़े चाहिए थे ना, ये पहन ले, मेरे पुराने सूट हैं, कुछ जगह से कटे हैं लेकिन तेरे लायक हैं। मैंने शॉपर खोला। अंदर 2 जोड़े थे, जिनमें से एक की आस्तीन फटी हुई थी और दूसरे का दामन चिकनाई से लथपथ था। मैंने आहिस्ते से कहा, बस कर, कुछ मिला है तो शुक्र कर, तू है कौन मांगने वाली। उसने हाथ उठाकर हवा में लहरा कर कहा। उसी रात खाने के वक्त भाई ने मुझसे पूछा, नए कपड़े ले लिए। मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर भाभी जल्दी से बोली, हाँ हाँ, मैंने खुद दिलवा दिए, इसके ज़ौक के मुताबिक। भाई ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। चलो अच्छा किया, वैसे भी ईद करीब है, कुछ नया होना चाहिए। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बनाई और दिल दिल में वो 1000 रुपये को याद करने लगी जिसे मैंने सिर्फ छुआ था और जो अब शायद दोबारा कभी हाथ ना आए। 2 दिन गुजर चुके थे और मैं भाभी के दिए हुए पुराने कपड़ों को संभाल संभाल कर पहन रही थी, क्योंकि वही अब मेरे नए कपड़े थे। उन दिनों मैंने घर के कामों में भी ज़्यादा हाथ बटाना शुरू कर दिया था ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन मैं जितना झुकती वो उतना ही मेरे ऊपर चढ़ती गई। कभी झाड़ू लगाते वक्त पीछे से आवाज़ आती, ज़रा ध्यान से, ये तेरी माँ का घर नहीं है, जो दिल चाहे करे। मैं जवाब देने के बजाय झाड़ू तेज कर देती। उसी खामोशी ने शायद मेरी इज्जत की आखिरी दीवार को भी खड़ा रखा था, वरना इस घर में मुझसे मुतालिक जो ज़बान इस्तेमाल होती उसमें इज्जत की कोई गुंजाइश न थी। उस दिन नाश्ता खत्म होते ही भाई ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, वैसे वो कपड़े कैसे निकले, पसंद आए। मैंने नजर उठाई। दिल में सोचा कि सच बोल दूं, मगर लभेले ही थे कि भाभी ने जल्दी से बात काट दी। कपड़े? हाँ, इसे क्या कपड़ों की जरूरत, इसे तो बस फोन पर बातें करने से फुर्सत मिले तब ना। भाई ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? भाभी ने फौरन एक अदाकारी से भरपूर कहकहा लगाया, बताएगी नहीं, लेकिन मैंने खुद पकड़ा इसे। फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी, छुप छुप कर। यकीन ना आए तो इसका फोन रिकॉर्ड देख लो। मैंने आंखें खोलकर देखा। क्या? मैंने? भाभी, ये आप? चुप कर, वो चीख उठी। अब मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भाई से पैसे लेकर क्या किया सब पता है मुझे, सब। भाई की आंखों में अब हैरानी नहीं, गुस्सा था। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। ये सच है? मैं घबरा कर बोली। भाई, मैंने। एक थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, फिर दूसरा। हरामजादी, मैं तुझ पर एतबार करता रहा और तू मेरे ही पैसे से किसी आवारा लड़के के पीछे। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। झूठ? वो दाड़ा, अभी तो साबित हुआ है कि तेरे पास नया कपड़ा भी नहीं है। पैसे कहाँ गए? फोन पर बातें करने में। मैं पीछे हटती गई। भाभी कोने में खड़ी थी, चुप, मगर उसके चेहरे पर एक मकरूसी तसल्ली थी। मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा फोन भी नहीं है भाई, वो पुराना मोबाइल भी भाभी ने ले लिया था। चुप हो जा, वरना जबान खींच लूंगा। उसने मेरा बाजू पकड़कर झटके से खींचा। मैं जमीन पर गिर गई। फिर भी उसने 2-3 थप्पड़ मारे और मेरे होंठ से खून निकल आया। आंख सूज गई। पास पड़े लोहे के जग से पानी पिया और जोर से गिलास पटका। घर में नाली का कीड़ा पाला है मैंने। मैं रोती रही, लेकिन आंसुओं का मतलब ही नहीं था। मेरे लफ्ज, मेरी सफाई, हर चीज बेमायनी हो चुकी थी। शाम को मेरी तबीयत बिगड़ गई। सर में शदीद दर्द, बुखार चढ़ आया, लेकिन किसी ने एक बार भी आकर न पूछा कि खाया कुछ, दवा ली या नहीं। भाभी पास से गुजरती तो तंजिया कहती, अब बीमार हो गई बीबी जी। जैसे फिल्मों में होता है ना, थप्पड़ के बाद हीरोइन बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन मैं जैसे तैसे स्कूल गई। वहां भी सबने मेरे चेहरे पर सूजन दिखी। मैडम जुबैदा ने रोका। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने सर झुकाकर कहा। सीढ़ियों से गिर गई थी मैडम। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर खामोश हो गई। वापसी पर मैं सीधी अपने कमरे में चली गई, कपड़े बदले और पुराने अखबार पर बैठी रही। आंखों के सामने वो लम्हा चल रहा था जब भाई ने एक भी सवाल किए बगैर मुझे मारा था। दिल में कुछ टूट चुका था। न सिर्फ हड्डियों में दर्द था, बल्कि दिल में एक ऐसी थकन उतर चुकी थी जो किसी दवा से नहीं जा सकती थी। कमरे में लेटे लेटे मैंने अपने कांपते हुए हाथों से वही नोट निकाले जो उस दिन भाभी ने ड्रेसिंग टेबल से निकालकर वापस मेरे बैग में डाल दिए थे, शायद भाई को कोई शक ना हो जाए। नोट अब मेरे लिए बेकार हो चुके थे। वो मेरे लिए कपड़े नहीं, इल्जाम, ताना। कमरे की दीवार पर एक दरार थी। मैंने देर तक उसे देखा, जैसे वो दरार मेरे अंदर की हो, खामोश,
गहरी और कभी न भरने वाली। मैंने अपने हाथ उठाए और कांपते होठों से कहा, या अल्लाह, बहुत सह लिया, अब नहीं होता मुझसे, मैं बहुत थक चुकी हूँ। या तो तू इंसाफ दे दे या मुझे अपने पास बुला ले। आंसू मुसल्ले पर गिरने लगे, टप टप, जैसे बारिश की हल्की हल्की बूंदें कच्ची मिट्टी पर गिरती हूँ। मेरा माथा सजदे में झुक गया। जबान पर लफ्ज ही नहीं थे, बस दर्द था। दिल से निकली ये कहा ने शायद आसमान तक रास्ता बना लिया था, क्योंकि उस लम्हे मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। पीछे से कमरे की खिड़की हिली, हवा का झोंका आया, वही झोंका जो कभी माँ के दुपट्टे की खुशबू लाया करता था। मैंने आंखें बंद की। एक लम्हे को लगा जैसे माँ मेरे सर पर हाथ रख रही हो, लेकिन अगले ही पल हकीकत का पत्थर मेरे दिल पर आन गिरा। कमरा खाली था, सिर्फ मैं थी, मेरा रब था और वो पुराना मुसल्ला। उस दिन के बाद मैंने घर के कामों से खुद को दूर रखा, बस खामोशी से वक्त गुजारने लगी। भाभी ने भी नोट किया, लेकिन शायद उसने सोचा कि मैं शर्मिंदा हूँ या टूट चुकी हूँ। उसे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ जाग चुका है। वो दुआ, वो सजदा, वो फरियाद, ये सब अब मेरे अंदर किसी अगले मोड़ का ऐलान था। दोपहर को मैंने स्कूल ना जाने का फैसला किया। ना हौसला था, ना जिस्म में ताकत। बुखार भी था, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। भाभी वैसे भी मेहमानों के लिए तैयारी में लगी हुई थी। आज उसकी एक सहेली आ रही थी जो हमेशा मेरे बारे में चुगली करती थी। बेइज्जती है ये लड़की तुम्हारे घर में, इसे किसी मदरसे में डाल दो। शाम के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी की सहेली आई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गई। मैं किचन में पानी पीने गई तो उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अभी तक घर में है ये लड़की? क्या करूं, भाई का दिल पसीज जाता है कभी कभी, वरना मैं तो तैयार हूं निकालने को। इस उम्र की लड़कियां तो बाजारों में क्या क्या कर रही होती हैं, तुम्हें पता है ना। अगर कोई वाकई से किसी के साथ देख ले तो मैं वापस मुड़ आई। दिल चाह के चिल्ला कर सबको बता दूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो नहीं हूं जो ये लोग मुझे समझते हैं। लेकिन मुसल्ले पर दिए गए सजदे ने मुझे सब्र सिखा दिया था। अगले दिन सुबह मैंने खुद जाकर भाई के जूते पॉलिश किए, उसकी शर्ट इस्त्री की, नाश्ता बनाया। वो हैरान हुआ, क्या बात है, आज बड़ी खिदमत कर रही हो? मैंने नरमी से कहा, बस दिल किया, भाई हैं आप मेरे। उसने माथे पर हाथ रखा, कहीं बुखार तो नहीं? मैं मुस्कुरा दी, शायद है, पर कोई परवाह नहीं। भाभी ने दूर से देखा, वो कुछ परेशान सी लग रही थी। शायद उसको अंदाजा था कि कोई तूफान अंदर जन्म ले रहा है, लेकिन वो ये जानती थी कि तूफान कभी शोर से नहीं आता, वो खामोशी से आकर सब कुछ बहा ले जाता है। उसी दिन शाम को मैंने कुरान पाक की तिलावत की। दिल में एक सुकून उतरा, लगा जैसे किसी ने मेरी फरियाद सुन ली हो। और फिर वो लम्हा आया जब कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई शीशा टूटा हो। मैंने चौंक कर सर उठाया। सब कुछ आम सा था, लेकिन अंदर कोई गैर मामूली बात हो रही थी जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मुसल्ले पर बैठे बैठे मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपने रब के सामने सच्चाई लेकर बैठूंगी और बाकी दुनिया के झूठ मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। मैंने सजदा किया और कहा, या रब, अब मामला तेरे हवाले है, जो करना है कर दे, मगर एक बात जरूर करना कि सच सामने आ जाए, बस यही दुआ है। उस रात पहली बार मेरे दिल को नींद आई, जैसे किसी ने मेरे सिरहाने सुकून रख दिया हो, जैसे कोई फैसला होने वाला हो। मैं अभी तक मुसल्ले पर ही बैठी थी, सजदे के निशान पेशानी पर बाकी थे और आंखों से आंसू थमे ही नहीं थे। कमरे में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें सांस रोके खड़ी हों। बाहर दोपहर का वक्त था, सूरज ढलने को था और भाभी का कमरा अंदरूनी तरफ था, जहां हमेशा दरवाज़ा बंद रहता। मैं आंखें मूंदे सोच रही थी कि कल का दिन कैसे गुजारूंगी, जब एकदम एक चीख ने फिजा को चीर दिया। चीख ऐसी थी जैसे किसी ने जिस्म के अंदर से कुछ नोच डाला हो। दिल जैसे हलक में आ गया। मैं घबरा कर उठी और नंगे पांव भागी। आवाज़ भाभी के कमरे से आई थी। दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं था। मैंने झटके से खोला तो वो मंजर मेरे कदम रोक गया। भाभी जमीन पर थी, दाएं तरफ गिरी हुई, एक हाथ आंख पर, दूसरा सीने पर जमाए। उसका जिस्म हिल रहा था, जैसे झटके लग रहे हों। मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। आंखें पूरी खुली थी, मगर एक आंख बंद हो चुकी थी, या यूं लग रहा था जैसे वो रोशनी कबूल नहीं कर रही। भाभी, मैं चीखी, क्या हुआ है आपको? उसने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर अजियत फैली हुई थी। आंख, मेरी आंख, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी सांसें तेज थी और वह हाथ से जमीन को खुरोच रही थी, जैसे दर्द को कहीं मुंतकिल करना चाहती हो। मैंने फौरन पानी का गिलास उठाया और उसके मुंह के करीब किया। उसने घबरा कर गिलास झटक दिया, पानी कालीन पर बह गया। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगाई, भाई, भाई कहाँ है? कोई है? मगर भाई घर पर नहीं था।
मैंने मोहल्ले के इरफान चाचू को आवाज़ दी जो करीबी दुकान पर थे। वो फौरन घर आए, भाभी को देखा और कहा, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया जो भाई का था, मेज़ पर रखा था, और 1122 पर कॉल की। 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। इस दौरान भाभी नींद बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसका दुपट्टा दुरुस्त किया, पाँव सीधे किए और सर के नीचे तकिया रखा। वो करा रही थी। मेरी आंख अंधेरा, क्यों कुछ नहीं दिख रहा। एम्बुलेंस वाले गए तो मैं भी साथ चली गई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने फौरन इमरजेंसी में ले लिया। मैं बाहर बैठ गई, हाथ कांप रहे थे। जो भी था, जैसा भी था, वो मंजर इंसान को झंझोड़ने वाला था। दुश्मन भी ऐसी हालत में हो तो दिल दहल जाए। थोड़ी देर के बाद भाई आया। मैंने उसे रोकते हुए कहा, भाभी को कुछ हो गया है, अंदर है, डॉक्टर्स देख रहे हैं उन्हें। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, तेज कदमों से अंदर चला गया। 10 मिनट के बाद बाहर आया, चेहरे पर परेशानी और आंखों में बेयकीनी थी। डॉक्टर कह रहे हैं शायद एक आंख की बीनाई जा चुकी है। मैं चुप खड़ी रही। ना खुशी थी ना सुकून, बस हैरत थी कि जो कल तक मुझे अंधेरे में धकेल रही थी आज खुद रोशनी से महरूम हो गई। डॉक्टर ने बताया दिमाग की एक शरीयान फटी है जो आंख से जुड़ी थी। अंदरूनी प्रेशर या शदीद जहनी दबाव से ऐसा हो सकता है। भाई ने सर पकड़ लिया। पर ऐसा क्यों हुआ? मेरी जबान से निकला, कभी कभार जो हम दूसरों को देते हैं वही पलट कर हमें मिलता है। भाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर मैंने नजरें झुका ली। भाभी को अगले दिन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। उसका आधा चेहरा सूजा हुआ था, आंख पर पट्टी और बात करने का अंदाज कमजोर। मैं उसके पास गई, हाथ में पानी का गिलास था। पानी पिएंगी? उसने आहिस्ता से सर हिलाया। मैंने सहारा देकर उसे पानी पिलाया। वो चुप रही। बस कुछ देर के बाद बोली, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने नरमी से कहा, दूसरी आंख सलामत है, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वो कुछ कहने लगी लेकिन खामोश हो गई। वार्ड के दरवाजे पर खड़े भाई ने ये सब देखा। वो अंदर आया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन अल्फाज न मिल रहे हों। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उससे तकलीफ हो रही है? मैंने धीरे से जवाब दिया, आपके पास वक्त कहाँ था? वो शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। भाभी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर कहा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहाँ रहने दो। मैं रोशनी के साथ क्या करूंगी जब दिल अंधेरे में डूबा हुआ है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वक्त पलटने लगा है। मुसल्ले पर की गई वो फरियाद शायद सुन ली गई थी, मगर यह इंसाफ की इब्तिदा थी, अंजाम अभी बाकी था। डॉक्टर का कहना था कि दिमाग की एक शरीयान अचानक फट गई और उसके नतीजे में आंख की बीनाई चली गई। डॉक्टर नासिर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा, यह केस आम नहीं है। इस उम्र में इतनी शदीद अंदरूनी टेंशन या गुस्सा हो तो ऐसी हालत हो सकती है, वरना अमूमन ऐसे मसले बुजुर्गों को होते हैं। मैं उनके अल्फाज गौर से सुन रही थी। दिमाग, आंख, गुस्सा, ये तीनों चीजें जैसे किसी अनजानी गिराह की तरह आपस में जुड़ी महसूस हो रही थी। भाई मेरे साथ था लेकिन उसके वजूद से आवाजें छिन चुकी थी। वो सोफे पर बैठा था, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए, नजरें जमीन पर जमाए। मैंने पहली बार देखा कि उसके चेहरे पर उलझन के साथ साथ खामोशी का ऐसा पर्दा पड़ा था जो कभी मेरे लिए नहीं हटा था। तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चौंका, जैसे किसी ख्वाब से निकला हो, फिर बमुश्किल सर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक हो गया। मैंने दिल में सोचा, क्या वाकई अचानक? मगर जबान से कुछ न कहा। डॉक्टर्स भाभी को आइंदा 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने का कहकर चले गए। नर्स ने दवा दी, पट्टी बदली और हमें इंतजार के सिवा कुछ ना मिला। अगली सुबह भाई एक दवा लेने गया तो भाभी ने मेरी तरफ इशारा किया, आयशा पानी। मैंने गिलास बढ़ाया, उसने आहिस्ता से पिया, फिर कुछ देर खामोश रही। मुझे अंधेरा लग रहा है, वो बोली। ये सब क्यों हुआ है मेरे साथ? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं दबाव की वजह से। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी दिल में जो होता है वो जिस्म में भी उबल पड़ता है। शायद मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। मैंने उसकी बात सुनी और दिल में सोचा, हाँ फिर तो बहुत कुछ गया था, मगर ये सोचा ना था कि अंजाम इतना भयानक होगा। उसी शाम एक और डॉक्टर आया, स्पेशलिस्ट। उसने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अब आंख का वापस आना मुश्किल है, लेकिन खुशकिस्मती यह है कि दिमाग को मुकम्मल नुकसान नहीं पहुंचा। भाई ने घबरा कर पूछा, यानी? डॉक्टर ने नरमी से कहा, यानी आपकी बीवी जिंदा है, बोल सकती है, समझ सकती है, चल सकती है, सिर्फ एक आंख की रोशनी गई है। इन्हें बहुत एहतियात और संभालने की जरूरत है, वरना नफ्सियाती दबाव बढ़ सकता है। भाई ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे सब सुन रहा हो मगर समझ कुछ नहीं रहा।
वापसी पर रास्ते में भाई ने पहली बार मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया। फिर वो रुक गया। आयशा। जी भाई। तूने कुछ कहा था उस दिन जब मैंने फौरन कहा, नहीं भाई कुछ नहीं। पर तू चुप क्यों हो गई है? हर वक्त चुप, खामोश, अलग थलग। मैंने गहरा सांस दिया। शायद मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचती भाई। वो खामोश हो गया। अस्पताल में तीसरे दिन की सुबह थी। खिड़की पर पर्दे हटे हुए थे। रोशनी अंदर आ रही थी, मगर कमरा फिर भी बोझल से लग रहा था। भाभी खामोश लेटी थी और भाई एक कोने में बैठा चुपचाप दीवार को घूर रहा था। भाई ने कई बार नजरें मुझ पर डाली थी, मगर कुछ बोला नहीं था। मैंने भी उस खामोशी का जवाब खामोशी से दिया था। मैं अब ऐसे मकाम पर थी जहां हर लफ्ज बेकार लगता था, जैसे कुछ बोलने से सब कुछ दोबारा वैसा ही हो जाएगा। नहीं, अब सिर्फ खामोशी बची थी, और वो मुसल्ला जिस पर मैंने अपनी इज्जत की आखिरी दुआ रखी थी। थोड़ी देर के बाद भाई ने गला साफ किया। वो कुर्सी से उठकर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर मेरी तरफ देखा। आयशा। मैंने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में देखा, जो हमेशा मसरूफ, थकी हुई और दूर रहती थी, आज वो आंखें ठहर चुकी थी। मुझे सच जानना है। सब कुछ जो मैंने सुना वो सब झूठ था? उसकी आवाज में पहला सवाल था, जिसमें इल्जाम नहीं, ख्वाहिश थी जानने की, समझने की। देर से ही सही, लेकिन सच्चाई को तलाशने की। मैंने कुछ कहने के लिए लब हिलाए, फिर रुक गई। कुछ देर के बाद गर्दन मोड़ी और कमरे में रखे मुसल्ले की तरफ इशारा किया। भाई ने नजर घुमाकर मुसल्ला देखा, फिर मेरी तरफ देखा। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तूने कभी कुछ कहा नहीं, सिर्फ सहती रही। मैं क्यों न समझ पाया। मैंने निगाहें झुका ली। कुछ बातें जवाब मांगती ही नहीं, बस वक्त गुजरने पर खुद ब खुद वाजे हो जाती है। भाभी के कमरे में 2 दिन पहले ही एक और मरीजा को शिफ्ट किया गया था। उसकी बेटी ने मुझसे पानी मांगा तो मैं ले गई। वापसी पर उसने कहा, आपकी अम्मी है क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, भाभी हैं। उसने हमदर्दी से कहा, बड़ी खामोश हैं, शायद बहुत कुछ सह गई हैं। मैंने दिल में कहा, नहीं, वो खुद दूसरों को खामोश करके यहां तक पहुंची हैं। उसी दिन शाम को जब मैं फल लेकर वापस आई तो भाभी की आंख खुली हुई थी। उसने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई हरकत नजर आई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर हिम्मत ना हो। भाई भी अंदर आ गया। वो एक फाइल लेकर आया था जिसमें कुछ रिपोर्ट्स थी। उसे हाथ में लेकर वो मेरे करीब आकर बैठ गया। ये देखो, ये रिपोर्ट कहती है कि इस पर जहनी दबाव बहुत था। डॉक्टर्स कहते हैं कि अंदर का गुस्सा निकला नहीं तो जिस्म ने खुद को तोड़ना शुरू कर दिया। मैं चुप बैठी रही। मुझे बताओ, क्या तुम पर भी कभी ऐसा वक्त आया? क्या तुमने कभी महसूस किया कि अंदर सब कुछ फट रहा है? मैंने पहली बार नजरें मिलाकर कहा, भाई वो वक्त रोज आता था, बस फर्क ये था कि मेरी तकलीफ नजर नहीं आती थी। भाई ने हाथ से माथे को छुआ, जैसे कोई बोझ उतारना चाहता हो। आयशा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बातें मैं सच मानकर तुमसे दूर हुआ वो शायद। मैंने बात काटी, शायद नहीं भाई, वो सब झूठ था। वो मैं जबरदस्ती सहती रही इस घर में, आपके होते हुए भी अकेली। भाई की सांस उखड़ी। मुझे कैसे यकीन आता। वो कस्में खाती थी, रो रो कर कहती थी कि तुम गलत हो, बदजबान हो, साजिशी हो, और आपने एक बार भी मेरी बात नहीं पूछी। वो चुप हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। उस वक्त भाभी ने कुछ कहा। हम दोनों उसकी तरफ मुड़े। वो नीम बेहोश थी, मगर बोली, मैंने गलत किया। मैंने भाई की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। कोई सवाल नहीं किया हमने, बस सच अपने आप जाहिर होने लगा था। उस रात भाई ने मुझे कमरे के बाहर चाय पिलाकर कहा, मैं नहीं जानता तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मैं बदलूंगा। शायद तुमने कुछ न कहा, मगर वो खामोशी चीख बनकर मेरे सामने आ चुकी है। मैंने सिर्फ इतना कहा, वक्त सच दिखा देता है भाई, बस थोड़ा सब्र चाहिए होता है। और उस दिन के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई नई शुरुआत मुमकिन है, कुछ देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। भाभी की हालत अब कदरे बेहतर थी, लेकिन उसकी आंख पर पट्टी अभी भी जमी हुई थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस दौरान अस्पताल के बिस्तर पर लेटी वो मुसलसल खामोश रही थी। न किसी से कोई बात, न शिकायत, न इल्तिजा। उस दिन सुबह नाश्ता मैं लेकर गई। भाभी जाग चुकी थी। उसकी एक आंख बंद थी और दूसरी खुली पर बुझी हुई। मैंने खामोशी से खिचड़ी का बर्तन मेज पर रखा। खाएंगी कुछ? उसने मेरी आवाज की सिमत सर घुमाया। रख दो, अभी दिल नहीं है। मैं पलटने लगी तो उसने आहिस्ता से पुकारा,
आयशा, मैं रुक गई। जी? चलना तक वो कुछ ना बोली, फिर धीरे से कहा, बैठो मेरे पास, मुझे कुछ कहना है। मैं करीब आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने चादर को जरा ठीक किया, जैसे खुद को संभाल रही हो। तुम्हें याद है जब तुम छत पर जाकर पौधों को पानी देती थी तो मैं नीचे बैठकर भाई से शिकायत करती थी कि तुम रोज वहां किसी से बात करती हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। जी याद है। वो सब झूठ था, मैंने खुद तराशी थी वो कहानियां। मेरी नजरें ठहर गई। उसने सांस ली, फिर बोली, मुझे लगा था अगर भाई तुमसे प्यार करता रहा तो मेरी अहमियत कभी नहीं बनेगी। मैं चाहती थी वो सिर्फ मेरी सुने, मेरी तरफ देखे, मेरे लिए जिए। और तुम तो उसकी सांसों में रची बसी थी। मैं चुप रही, वो जारी रही। इसीलिए मैंने वो झूठ गढ़े, फोन की बात, लड़के का नाम, सब खुद ही बनाया। पैसे भी मैंने ही छीने थे। वो जो मैंने कहानी सुनाई थी कि तुमने किसी को दे दिए, वो तो सरासर झूठ था। दरवाजे पर भाई खड़ा था, हाथ में रिपोर्ट थी, पर वो अंदर नहीं आया। मैं सुनता रहा। भाभी ने लेटे लेटे हाथ से अपने चेहरे को छुआ। मुझे लगा अगर तुम जलील होगी, तुम पर शक किया जाएगा, तो तुम खुद पीछे हट जाओगी और भाई वो तुम्हारी हिफाजत छोड़ देगा। मैंने धीरे से कहा, लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों? क्योंकि मैं कमजोर थी और खौफजदा। मुझे लगा कि अगर तुम रहोगी तो मैं कभी मुकम्मल बीवी नहीं बन सकूंगी। भाई अंदर आया। अब मजीद बाहर खड़ा नहीं रह सका। उसने आकर मेरे पीछे खड़े होकर कहा, क्या सिर्फ तुम ही मेरी बीवी थी? बहन होना कोई जुर्म था? भाभी चौंकी, आवाज पहचानी, फिर वो खामोश हो गई। भाई आगे बढ़ा, कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया, जो तुमने कहा मान लिया, अपनी बहन की आवाज भी ना सुनी। और तुमने मेरे एतमाद को यूं तोड़ा जैसे वो कागज की दीवार हो। भाभी ने सर झुका लिया, आवाज रुंधी हुई, मैं सजा पा चुकी हूं। मेरी आंख चली गई। नहीं, सिर्फ आंख नहीं, मेरा यकीन भी। भाई की आवाज में वो भारीपन था जो बरसों की गलती का बोझ लिए हो। मैं चुपचाप वहां से उठ गई। कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर में जाकर खड़ी हुई, दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें बंद की। आवाजें मध्यम थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ देर के बाद भाई बाहर आया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। आयशा, मैंने नजरें नहीं मिलाई, बस सुना। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं। और आज जब सब कुछ खुद सुना तो दिल चाह के जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने आहिस्ता से कहा, कभी कभी इंसान खुद सुनना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ वही सुनता है जो सुनाया जाए। उसने हाथ मेरे सर पर रखा। तुमने साबित कर दिया कि खामोशी सबसे बुलंद सदा होती है। हम दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। उस दिन अस्पताल की उस राहदारी में एक दरार सी बंद हो गई थी। कुछ तो ठीक हो गया था, कुछ बाकी था, मगर शायद अब ठीक होने की उम्मीद जाग उठी थी। उस एतराफ के अगले दिन सुबह भाई ने अस्पताल से वापसी पर मुझे पहली बार बाहर गेट तक छोड़ा। मेरे हाथ में दवा की फहरिस्त थी और उसके हाथ में खामोशी, जिसे वो कई दिनों से अपने अंदर दबाए बैठा था। हम दोनों खामोशी से बाजार तक साथ गए। फार्मेसी से दवाई लेने के बाद वो रुक गया और बोला, रुक जा, तेरे लिए कुछ लेना है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? वो हल्का सा मुस्कुराया। बस आ जा, खुद देख लेना। हम एक छोटे से कपड़ों के स्टोर पर रुके। वो सीधा अनाउंसमेंट डेस्क पर गया और कहा, लड़कियों के सूट दिखाओ, थोड़े नफीस हल्के रंगों में। मैं वहीं खड़ी रह गई। सेल्स गर्ल कपड़े निकाल निकाल कर मेज पर रख रही थी और वो एक एक को देखता, फिर मुझे देखता। ये ठीक लगेगा तेरे ऊपर, या ये नीला वाला? मैं खामोश रही। कुछ लम्हे लगे, फिर सर हिलाया। ये अच्छा है। उसने 2 सूट निकलवाए, फिर कहा, चलो 2 और रख लेते हैं। जब शॉपिंग बैग मेरे हाथ में आया तब पहली बार अंदर कोई टूटा हुआ पुर्जा जैसे वापस जुड़ने लगा। रास्ते में जाते हुए उसने कहा, मैं जानता हूं ये सब काफी नहीं है, लेकिन ये मेरी शुरुआत है। घर वापस पहुंचे तो सीधा मेरे कमरे में गया। पुराना बिस्तर, टूटा पंखा और वही बक्से में रखे पुराने नोट्स। उसने मेरी किताबें ली और कहा, तेरे स्कूल का क्या सिलसिला है? मैंने धीरे से कहा, फीस जमा नहीं हुई थी, इसीलिए छुट्टियां मांग ली थी। उसने फौरन जेब से पैसे निकाले, मेज पर रखे। कल फीस जमा करवा देना, और कोई किताब चाहिए हो तो बता देना। फिर वो मुड़ा, मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी पेशानी चूमी और कहा, माफ कर दे मुझे, मैं तुझसे इंसाफ छीन बैठा था। मैंने कुछ न कहा, बस आंखों से बहने वाले वो आंसू मेरी रजा के गवाह थे। अगले दिन मैं स्कूल गई, नया सफेद कुर्ता और नीला दुपट्टा पहने, जैसे दोबारा जीना सीख रही हूं। स्कूल में सबने ध्यान दिया।
प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, आयशा, तुम्हारी वापसी खुशी की बाइस है। फख्र है हमें तुम पर कि तुमने हौसला नहीं हारा। उस दिन छुट्टी के बाद भाई लेने आया। वो वही भाई लग रहा था जो कभी मेरे स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता था, मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जाता और मेरे नताइज सुनकर खुशी से सबको मिठाई खिलाता था। घर वापस आए तो भाभी किचन में बैठी थी। मैं अंदर गई तो वो उठकर खड़ी हो गई। खाना तैयार है, कुछ और बनाना हो तो बता देना। मैं रुक गई। वही लहजा जो कभी सख्त और काटदार होता था अब नर्म और धीमे लहजे में बदला हुआ था। वो नजरें झुकाए बोली, चाय पियोगी? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ पी लूंगी। उसने प्याली लाकर मेरे सामने रखी, फिर बगैर कुछ कहे वापस किचन चली गई। शाम को जब सब खाने पर बैठे तो वो पहली बार मुझसे बोली, कल के लिए आलू गोश्त ठीक रहेगा? मैंने इस बात में सर हिलाया। अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल जाने लगी तो भाभी ने मुझे 2 पराठे पैक करके दिए और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और जल्दी वापस आ जाना, तबीयत मत बिगाड़ना। ये रवैया नया जरूर था, लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो मुझे मालूम थी। शायद ये एहसास था या शायद खौफ जिसने उसे झंझोड़ा था। जो भी था, रवैया बदल चुका था। एक हफ्ते के बाद जब मैं अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठी थी, भाई आया और एक नया बैग मेरे सामने रख दिया। ये तेरे लिए है, तेरी पुरानी कॉपियों से तो शर्मिंदगी होने लगी थी। रात को भाई बैठक में बैठा अखबार पढ़ रहा था और मैं किताबों में मसरूफ थी। भाभी आई, मेरे करीब आकर बोली, अगर कोई चीज चाहिए हो तो बिला झिझक बताना। मैं जानती हूं तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। मैंने सर हिलाया, शुक्रिया। उस दिन के बाद शायद किसी ने जख्मों पर मरहम न रखा, लेकिन जख्म दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने लिए जगह वापस हासिल कर ली थी और जो निशान अंदर लग चुके थे वो मेरे किरदार का हिस्सा बन गए थे। याद दहानी कि मैं गिरती रही, सहती रही, लेकिन बच गई। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। स्कूल मुकम्मल हो चुका था और अब मैं कॉलेज में दाखिल हो चुकी थी। भाई अब पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। रोजाना सुबह दफ्तर जाने से पहले मेरे नाश्ते का पूछना, किताबों के लिए पैसे देना, शाम को वक्तन फवक्तन मेरा हाल जानना, ये सब कुछ अब मामूल का हिस्सा बन चुका था। भाभी का रवैया भी बदला बदला था। अगरचे खामोश रहती थी, मगर पहले जैसा जहर अब उसकी बातों में नहीं था। वक्त आगे बढ़ रहा था और शायद सब कुछ पीछे रह गया था। एक दिन शाम को भाई दफ्तर से वापस आया तो सीधा मेरे कमरे में आया। मैं किताबें पढ़ रही थी। आयशा, बात करनी है तुमसे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी भाई, खैरियत? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, मुहज्जिब। मैं कुछ कह न सकी, बस सर झुकाकर बोली, आपको बेहतर लगे वही ठीक है। अगले हफ्ते वो लोग हमें देखने आए। मैं सादा से कपड़ों में दुपट्टा संवार कर ड्राइंग रूम में ले जाई गई। उनके साथ लड़का भी था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। रस्मी बातचीत हुई। भाभी ने चाय बनाई और मैं चुपचाप बैठी रही। सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर अंदर एक अजीब सा सुकून था। वो लोग रुखसत हुए तो भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी बहन को इज्जत के साथ रुखसत करूंगा, ये वादा था खुद से। अब वो दिन आ गया है। कुछ दिन के बाद रिश्ता तय हो गया। भाई की खुशी का अंदाजा उसकी तैयारियों से हो रहा था। शादी की तारीख रखी गई और घर में गहमा गहमी शुरू हो गई। भाभी भी सारा वक्त मसरूफ रहने लगी थी। शायद वो भी चाहती थी कि इस घर से मेरा जाना इज्जत और एहतराम के साथ हो। कपड़ों की खरीदारी, जेवरात, मेहंदी, हर चीज में भाई खुद शामिल था। मैं देखती तो हैरत होती कि वही भाई जो कभी मेरी बात सुनने से इनकार करता था, आज मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जा रहा था। ये रंग अच्छा लगेगा ना तुम पर? वो पूछता। जी बिल्कुल, चलो यही ले लेते हैं। भाभी कभी कभी हल्के फुल्के जुमले बोल देती, जैसे, आयशा, तेरा सलीका तो अब जाके समझ आया। किस्मत वाले हैं वो लोग जो तुझे बहू बना रहे हैं। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में हर लम्हा एक तस्वीर बनती रही, जिसमें कमरे के कोने में मैं मुसल्ले पर बैठी थी, जख्मों से चूर, और आज वही मैं दुल्हन के ख्वाबों में गुम, इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत होने वाली। शादी का वो दिन आया। भाई सुबह से ही भाग दौड़ में लगा हुआ था। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, सबको बुला रखा था। बारात शाम को आनी थी। मैं कमरे में बैठी सुर्ख जोड़ा पहने आईने में खुद को देख रही थी। मेरा अक्स पहले जैसा ना था। आंखों में वो डर, वो बेबसी नहीं थी। अब वहां रोशनी थी, एतमाद था। भाभी कमरे में आई, मेरे बालों में गजरे लगाए, दुपट्टा संवारा, फिर एक पल को रुकी। मुझे अफसोस है आयशा, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी अना थी। तुम इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए। जो कुछ भी हुआ वो पीछे रह गया। हम सब ने सीखा,
शायद यही काफ़ी है। रात को जब बारात आई तो भाई ने मुझे देखकर आंखों में आंसू भर लिए। तू मेरी छोटी बहन थी और अब किसी की बीवी बनने जा रही है। दुआ है वहां तुझे कभी वो सब न सहना पड़े जो यहां सहा। रुखसती का वक्त आया तो भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी पेशानी को चूमा और आहिस्ता से कहा, तूने कभी शिकायत नहीं की और शायद इसीलिए आज तुझे सब कुछ मिल रहा है। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने एक आखिरी नज़र उस घर पर डाली जिसमें मेरी कहानी के सबसे गहरे सफ़े लिखे गए थे। वो जख्म, वो अंधेरे और फिर वो सजदे जिन्होंने मुझे संभाला। जब याद आ रहे थे दिल में एक जुमला बार बार गूंज रहा था, मजलूम की आवाज़ खाली नहीं जाती। वक्त लगता है मगर इंसाफ ज़रूर होता है। और वो इंसाफ आज मेरे साथ, मेरे लिबास, मेरी खुशबू, मेरी मुस्कुराहट की सूरत में मेरे साथ जा रहा था। नया घर मेरे लिए एक नया जहां साबित हुआ। मेरी सास नरम लहजे वाली समझदार औरत थी, नंद शादीशुदा थी और महीने में कभी कभार आती थी। शौहर अहमद एक सुलझा हुआ शाइस्ता इंसान जिसकी आदत थी हर छोटे लम्हे को अहम बनाना। शादी के बाद चंद हफ्ते जैसे हवा में गुजरे। मीठे अल्फाज, नए रिश्ते, मोहब्बत से भरी बातें, ये सब मेरे लिए अजनबी थे लेकिन खुश आइंद। अहमद अक्सर शाम को दफ्तर से आकर पूछता, आज क्या किया, बोर तो नहीं हो गई? मैं मुस्कुराकर कहती, नहीं, आपके जाने के बाद भी सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अम्मी के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, नई चीज़ें सीख रही हूँ। वो हंसता, अच्छा है, लेकिन कल मैं छुट्टी ले लूँगा, कहीं बाहर चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, एक ऐसा ख्वाब जिसे मैंने रोते रोते दफनाया था, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक खालीपन था। किसी मौके पर अचानक दिल कहता, काश माँ होती तो ये सब देखती। सुबह नाश्ता करते हुए सास बोली, बेटा तुम बहुत साबिर मिजाज हो, अहमद की किस्मत है कि तुम जैसी बीवी मिली। मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन अंदर दिले दिल में यह भी सोचा कि शायद वो मेरी कहानी के किसी सफ़े से वाकिफ नहीं है। एक हफ्ता गुजरने के बाद मोहल्ले की कुछ खवातीन घर आईं। चाय के बाद बातों बातों में एक औरत ने अपनी बहू के बारे में तलखी से बात की। बस क्या बताऊं, जबान चलाती है, काम चोर है और फिर शिकायत भी करती है। दूसरी ने हाँ में हाँ मिलाई, हमारी बहू तो बहानेबाजी की माहिर है, जरा सा कुछ कहो रोना धोना शुरू कर देती है। मैं चुप बैठी सुनती रही। अचानक मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्र है हमारी बहू ऐसी नहीं, खामोश, सुलझी हुई और सबकी इज्जत करने वाली। सबने मेरी तारीफ की, लेकिन मुझे उन सांसों के लहजों में वही तलखी महसूस हुई जो कभी किसी और के बारे में मेरे सामने, मेरे अपने घर में इस्तेमाल होती थी। वही अल्फाज, वही अंदाज, सिर्फ चेहरे बदल चुके थे। उस रात मैंने अहमद से कहा, कभी किसी बहू को सुना है जो सास की ज्यादती की वजह से घर छोड़ गई हो? वो चौंक कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने धीरे से कहा, बस ऐसे ही ख्याल आ गया। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि बुजुर्ग जो कहते हैं वही सच है, लेकिन वो भी तो इंसान होते हैं, उनसे भी तो गलती हो सकती है ना। अहमद ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल, हर रिश्ता तवाज़ुन मांगता है, किसी एक का सच मुकम्मल नहीं होता। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब चाहे जो हो मैं किसी पर ज्यादती नहीं होने दूंगी। इसीलिए एक दिन जब मैंने नौकरानी ज़ैनब को किचन के कोने में चुपचाप रोते देखा तो मैं सीधी उसके पास गई। क्या हुआ ज़ैनब? उसने जल्दी से आंखें साफ की। कुछ नहीं बाजी, बस थोड़ी थकन है। मैंने हाथ पकड़कर कहा, सच बताओ क्या हुआ है? उसने हिचकी लेते हुए बताया, मेरी छोटी बहन के साथ मोहल्ले के एक लड़के ने बदतमीजी की और अब अम्मा ने मुझे कहा है कि काम पर मत जाना, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? मैंने सास से बात की और अगले दिन हम दोनों ज़ैनब के घर गए। उनकी माँ को समझाया, कुछ माली मदद की और ज़ैनब के बारे में यकीन दिलाया कि वो अब तन्हा नहीं। उस वाक़े के बाद सास ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारा ज़र्फ वाकई बहुत ऊंचा है। बहुत कम औरतें होती हैं जो अपने गमों से सीख कर दूसरों का दुख बांटती हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, किसी की खामोशी को सहते देखना मुझे अपनी पुरानी शक्ल दिखाता है। मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं, उनके लिए बोलने वालों में से हूँ। अहमद ने भी महसूस किया कि मैं अब सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं रही, बल्कि अपने नज़रिए के साथ जीने वाली एक इंसान बन गई हूँ। वो अक्सर फख्र से कहता, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी साथी हो, वो जिसकी बात मैं भी सच मानता हूँ। जिंदगी अब किसी हद तक मुकम्मल थी, लेकिन अंदर वो पुरानी लड़की जिंदा थी जो कभी सहन में बैठी चुपचाप आंसू बहाती थी। वो लड़की एक औरत बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर वो दुआ अब भी गूंजती थी, काश माँ होती तो इन सब दुखों में मेरा हाथ थामती। मगर शायद इस दुख का मकसद यही था
कि मैं किसी और का हाथ थाम सकूं जब वो गिरने लगे, और अब मैं यही कर रही थी। जुल्म को सिर्फ सहने वाली नहीं रही, उसके खिलाफ खड़ी होने वाली बन गई थी, और यही मेरी असल जीत थी। वक्त जैसे किसी हल्की रफ्तार से बहने वाले दरिया की सूरत इख्तियार कर चुका था। दरिया की सूरत खामोशी से गुजर रहा था। शादी को 1 साल होने को आया था। अहमद के साथ जिंदगी में सुकून था, और मैंने अब सीख लिया था कि खुशी सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने अंदर के तवाजुन से आती है। ससुराल में सब मेरा एहतराम करते थे, और मैं भी हर ताल्लुक को खुलूस से निभाती थी। एक बार फिर भाई से मुलाकात का वक्त आया, और मैं अपने मैके गई, जहां घर की फिजा अब पहले से कहीं मुख्तलिफ थी। भाई ने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी छोटी बहन आई है। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। जी भाई, आपकी छोटी बहन, और अब अहमद की बीवी भी। हम दोनों हंस पड़े। अंदर जाकर बैग रखा तो भाभी भी किचन से निकली। हाथ में चाय का कप था। हमारी नजरें मिली। लम्हे भर को खामोशी तारी हो गई। आ गई हो? वो आहिस्ता से बोली। जी भाभी, 2 दिन के लिए आई हूँ। अच्छा किया, घर खाली खाली लगता है तुम्हारे बगैर। भाई ने बात का रुख बदलने के लिए कहा। अब तुम दोनों बातें करो, मैं बाजार से कुछ लाता हूँ। उसके जाते ही भाभी ने मुझे बैठने का इशारा किया। इधर आओ, जरा बात करनी है तुमसे। मैं उसके सामने आकर बैठ गई। उसने चाय का घूंट लिया, फिर नजर झुका ली। उसकी आंखों के गिर्द की जिल्द ढलक चुकी थी, और वो रोशनी जो कभी हर बात में झलकती थी अब बुझ सी गई थी। आयशा, वो बोली, मैंने एक बात दिल में बहुत दिनों से दबाई हुई है, आज कहने का दिल कर रहा है। मैं खामोशी से सुनने लगी। तुम जैसी बहू मुझे मिलती ना, तो शायद मेरी भी आंख सलामत रहती। मैं चौंकी, लेकिन कुछ ना बोला। अब जब तुम्हें अपनी सास के साथ देखती हूँ, अहमद के साथ, तो लगता है कि तुम में वो सब कुछ है जो मैंने कभी अपने अंदर पैदा ही नहीं होने दिया। सब्र, मोहब्बत, नरमी, बर्दाश्त। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। और तुम्हारा यही सब कुछ मेरी आंख ले गया। मैंने हल्के से उसका हाथ थामा। वो देर तक मेरा हाथ देखती रही। मेरे दिल का अंधेरा इस आंख के अंधेरे से ज्यादा तकलीफ देता है। उसकी आवाज भीग चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। हम दोनों एक लम्हे के लिए वैसे ही थी जैसे बरसों पहले। ना नंद ना भाभी, बस 2 औरतें जो अपने गुनाहों और जख्मों के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। कमरे में एक गहरा सुकून फैल गया। उसने आहिस्ता से सर उठाया। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं तुमसे माफी मांग सकूंगी, पर आज अगर ना कही तो शायद ये मौका दोबारा ना मिले। मैंने कहा, बाज़ जख्म नफरत से नहीं, सिर्फ माफी से भरे जा सकते हैं भाभी, और आपने माफी मांग ली, ये काफी है। उसी दिन शाम को जब हम सब खाने पर बैठे तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। भाभी ने खुद मेरे लिए मेरी पसंद का कौरमा बनाया था, और भाई बार बार कह रहा था कि अब तो हर महीने बाद आना होगा, वरना नाराजगी होगी। खाने के बाद भाभी मेरे पास आई। एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। ये क्या है? खोलो, खुद ही देख लो। अंदर एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जिस पर मेरा नाम कुंदा था। यह मैंने तब बनाया था जब तुम्हारी शादी हुई, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी तुम्हें देने की। आज दे रही हूं क्योंकि अब तुम्हारा हक है। मैंने लॉकेट लेकर दिल से लगा लिया और दिल दिल में कहा, कभी सोचा ना था यही हाथ जो मुझ पर कभी भारी लगते थे, हाथ शिफा बन जाएंगे। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि इंसान का दिल अगर बदलना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। और शायद मेरी कहानी का यह आखिरी बाब नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज था। वो शुरुआत जहां न नदामत का बोझ था, न शक का साया, बस एक रिश्ता था जो सच्चाई और माफी के दरमियान परवान चढ़ चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।